नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। मैं हूं आपके साथ शिवम दत्त मेहता। समय हो चुका है आपके पसंदीदा शो यानी कि जनमत का, एकमात्र ऐसा शो जहां आप हर खबर पर पोल के माध्यम से भाग लेते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जाकर वहां आप वोट करते हैं तो नतीजे हम आपको दिखाते हैं जनमत में। आज जिन मुद्दों पर आपके साथ चर्चा करेंगे, जल्दी से फ्लोर ग्राफिक्स के माध्यम से उन पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। कौन से मुद्दे आपके लिए आज हम लेकर आए हैं, बड़े मुद्दे हर बार की तरह, और हर मुद्दे पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर आप वोट जो हैं वो कर पाएंगे, जिसमें हर मुद्दे पर आप जा सकते हैं और उसका मत प्रतिशत जो है वो हम आपको जनमत कार्यक्रम में दिखाते हैं। लीजिए, आपके टेलीविजन स्क्रीन पर आ भी गए। महापर्व छठ की बात है। सभी को सबसे पहले तो महापर्व छठ की ढेरों बधाइयाँ, शुभकामनाएं सुदर्शन परिवार की तरफ से, मेरे यानी शिवम दत्त मेहता की तरफ से। आज महापर्व छठ जो है पूरे देश में या कहूँ पूरे विश्व में बड़ी धूमधाम के साथ मनाया गया, और ये पूरे सभी सनातनियों का त्यौहार है। केवल एक क्षेत्र तक इसको सीमित नहीं रखेंगे। छठी मैया और सूर्यदेव की आराधना तो सभी सनातनी करते हैं। फिर इसके बारे में बताएंगे, आगे बढ़ेंगे। और ट्रंप का असर, ट्रंप की जीत का असर क्या है, कौन पागल हो गया, परेशान हो गया इनके जीतने से, कौन तिलमिला उठा है, ये सारा विश्लेषण आपके लिए आज जनमत में तैयार है। फिर आगे बढ़ेंगे, इसके बाद बात करेंगे 370 पर, जंग युद्ध जो चल रहा है 370 पर। अगर विधानसभा रणक्षेत्र बन जाए और वहाँ पर जहाँ पर नेताओं को बात करनी चाहिए, संवाद करनी चाहिए, बात की जगह घूंसा लात करने लग जाए तो फिर क्या होगा ऐसे नेताओं का। फिर आगे बढ़ेंगे। काश पटेल की अगर बात करें तो ये अगले CIA डायरेक्टर हो सकते हैं, यानी कि अमेरिका की खुफिया एजेंसी के डायरेक्टर के रूप में ये सामने उभर कर आ सकते हैं। राम मंदिर के ये समर्थक हैं, तो सोचिए ये खुशखबरी है भारत के लिए या फिर क्या है, अच्छी है, कैसी अच्छी खबर है, वो भी आपको विस्तार से बताएंगे। तो क्या भगवामय हो चुका है अमेरिका और सनातनी अब वहां पर भी अपना परचम लहराएंगे? अमेरिका के परिप्रेक्ष्य में विस्तार से आपको वो भी समझाने का प्रयास करेंगे। और फिर से भड़काऊ बयानबाजी के एक्सपर्ट ओवैसियों की अगर बात की जाए, इनकी तरफ से जो भड़काऊ बयान दे दिया गया है उसमें क्या ऐड ऑन है, क्या दोबारा कह दिया गया गबरुद्दीन की तरफ से, वो भी आपको विस्तार से आज समझाने का प्रयास करेंगे। सबकी पोल खोली जाएगी, सबको बताया जाएगा क्या सही है क्या गलत है। चलिए शुरुआत करते हैं जनमत की। जनमत कार्यक्रम में पहला मुद्दा छठ है। कल कल बहती गंगा की धारा हो, आराधना उस सूर्य देव की हो जो ऊर्जा के लिए ताकत है इस पूरे विश्व में। प्रकृति की एक ऐसी पूजा जो दर्शाती है प्रेम को, जो दर्शाती है समर्पण को, जो दर्शाती है त्याग को, और जो दर्शाती है आस्था को। ऐसा ही एक लोक आस्था का महापर्व छठ है। आस्था का महापर्व छठ खास तौर से दिल्ली, बिहार, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश में मनाए जाने वाला एक प्रमुख पर्व है। 4 दिवसीय पर्व सूर्य देव और छठी मैया को समर्पित है। छठ पूजा का धार्मिक और सांस्कृतिक दोनों ही दृष्टिकोण से बहुत महत्व माना गया है। छठ पूजा की शुरुआत कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि के दिन नहाय खाए से होती है। ये त्योहार 4 दिनों तक चलता है। छठ पूजा के दूसरे दिन खरना का जो है, खरना की परंपरा है वो निभाई जाती है। छठ के तीसरे दिन यानी कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को डूबते सूर्य को अर्घ्य देकर छठ पूजा की जाती है। छठ पूजा के चौथे दिन सप्तमी तिथि को उगते सूर्य को अर्घ्य देने के साथ छठ पर्व का समापन हो जाता है। माने डूबते सूरज को भी अर्घ्य दिया जाता है, उगते सूरज को तो दिया ही जाता है, लेकिन डूबते सूर्य देव की भी यहाँ पर आराधना की जाती है। आज यानी 7 नवंबर को छठ पूजा का तीसरा दिन है और इस दिन सूर्य देव को संध्या अर्घ्य दिया जाता है। मान्यताओं के अनुसार छठ के तीसरे दिन डूबते हुए सूर्य को जो है अर्घ्य तो दिया जाता ही है, लेकिन अर्घ्य देने के बाद शाम में व्रती महिलाएं व्रत कथा का पाठ भी करती हैं। कहा जाता है कि संध्या अर्घ्य देने के बाद व्रती महिलाओं को इस व्रत कथा का पाठ करना बेहद जरूरी है। अब हम आपको बताएंगे कि छठ सिर्फ बिहार का महापर्व नहीं है, बल्कि संपूर्ण सनातन का महापर्व है। छठ पूजा से जुड़ी हुई एक पौराणिक कथा राजा प्रियव्रत से जुड़ी हुई मिलती है। राजा प्रियव्रत से, इस कथा के अनुसार किसी राज्य में प्रियव्रत नाम का एक राजा हुआ करता था, एक राजा हुआ करते थे। राजा और उनकी पत्नी मालिनी हमेशा परेशान रहते थे क्योंकि उनकी कोई संतान नहीं थी। उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए बहुत से उपाय किए, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला और वह निसंतान रहे। एक बार राजा प्रियव्रत और उनकी पत्नी संतान प्राप्ति की कामना के लिए महर्षि कश्यप जी के पास गए
और बोले, हे महर्षि, हमारी कोई संतान नहीं है, कृपया हमें संतान प्राप्ति के लिए कोई कारगर उपाय बताइए। राजा प्रियव्रत का दुख सुनने के बाद महर्षि कश्यप ने संतान प्राप्ति के लिए राजा के यहाँ भव्य यज्ञ का आयोजन करवाया। महर्षि कश्यप ने यज्ञ आहुति के लिए खीर बनवाने का आदेश दिया। फिर महर्षि कश्यप आहुति के लिए बनाई गई खीर को राजा प्रियव्रत की पत्नी मालिनी को खिलाने के लिए कहते हैं। राजा ने अपनी पत्नी को वो खीर खिला दी। उस खीर के प्रभाव से रानी जो है वो गर्भवती हो गई, ऐसा बताया जाता है। उनको उसमें सहयोग मिला। फिर 9 महीने बाद रानी जो है उनको पुत्र की प्राप्ति हुई, लेकिन वह मृत पैदा हुआ। ये देख राजा और उनकी पत्नी और अधिक दुखी हो गए। इसके बाद राजा प्रियव्रत अपने मृत पुत्र को लेकर शमशान गए और पुत्र वियोग में आत्महत्या का प्रयास करने लगे। उसी समय शमशान में एक देवी जो है वो प्रकट हुई। देवी ने राजा प्रियव्रत से कहा कि मैं ब्रह्मा की पुत्री देवसेना हूँ और सृष्टि की मूल प्रकृति के छठे अंश से उत्पन्न होने की वजह से मुझे षष्ठी कहा जाता है। मुझे अपनी चिंता की वजह बताओ। राजा ने सारी कहानी बताई। राजा का दुख सुनने के बाद षष्ठी देवी ने राजा प्रियव्रत से कहा कि अगर तुम विधि पूर्वक मेरी पूजा करोगे और दूसरों को भी मेरी पूजा के लिए प्रेरित करोगे तो मैं तुम्हें अवश्य पुत्र प्राप्ति का वरदान दूंगी। देवी के आदेश के अनुसार राजा ने कार्तिक मास के शुक्ल की षष्ठी यानी छठी तिथि कहा जाता है, षष्ठी तिथि को व्रत रखा और विधि पूर्वक षष्ठी देवी की पूजा की। साथ ही अपनी प्रजा को भी देवी षष्ठी पूजन करने के लिए प्रेरित किया। षष्ठी देवी की पूजा के फलस्वरूप राजा की पत्नी रानी मालिनी एक बार फिर गर्भवती हुई और 9 महीने बाद उन्हें एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। ऐसा कहा जाता है कि इसके बाद से ही कार्तिक मास के शुक्ल की षष्ठी तिथि को छठ पूजा और व्रत की शुरुआत हुई है। इस दिन भक्त कमर तक पानी में खड़े होकर डूबते सूर्य को अर्घ देते हैं। धर्म ग्रंथों में वर्णित पौराणिक कथाओं के अनुसार महाभारत काल में माता कुंती के पुत्र दानवीर कर्ण ने भी सूर्यदेव को जल अर्घ दिया था। कर्ण को माता कुंती के अलावा सूर्यदेव का पुत्र भी माना जाता है। सूर्यदेव की दानवीर कर्ण पर विशेष कृपा थी। ऐसा कहा जाता है कि कर्ण रोजाना सुबह उठकर घंटों तक पानी में खड़े होकर सूर्यदेव को अर्घ देते थे। सूर्यदेव की कृपा से कर्ण एक महान योद्धा बन गए थे। मैं आपको बीच में अपनी जो बात कहूँ वो ये है कि जो भी सूर्यदेव की पूजा करता है, सनातनी परंपरा, आप चाहे किसी और मजहब की क्यों ना हो, ये तो आपको निमंत्रण है कि आप सूर्यदेव की पूजा करिए। आपका तेज बढ़ेगा, आपका सम्मान बढ़ेगा। सभी देवों में श्रेष्ठ जो हैं वो सूर्यदेव माने जाते हैं। सभी ग्रहों में सबसे शक्तिशाली सूर्यदेव माने जाते हैं। चलिए वापस इस कथा में आते हैं। इसके अलावा छठ पर्व से जुड़ी एक और कथा का पुराणों में उल्लेख मिलता है। इस कथा के अनुसार महाभारत में जब पांडव अपना सारा राजपाट जुए के खेल में हार बैठे थे, तब द्रौपदी जी ने भी छठ का व्रत रखा था। द्रौपदी के व्रत और पूजा से प्रसन्न होकर षष्ठी मैया यानी छठी मैया जिनको कहते हैं, उन्होंने पांडवों को उनका राज्य वापस लौटा दिया था। ये शक्तिशाली छठी मैया कौन है? छठी मैया ये है सूर्यदेव की बहन। और कौन है ये माँ कात्यायनी है। तो केवल बिहार तक का पर्व नहीं है, बार बार मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। आप भी अगर बिहार से नहीं भी हैं तो भी आप छठी मैया की पूजा करिए, आपको अच्छा फल मिलेगा। अब एक रामायण की कहानी भी चलिए आपको सुनाते हैं। रामायण की कहानी के अनुसार जब रावण का वध करके राम जी, देवी सीता माँ और लक्ष्मण जी के साथ अयोध्या वापस लौटे थे, तो माता सीता ने कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की षष्ठी को व्रत रखकर कुल की सुख शांति के लिए षष्ठी देवी और सूर्य देव की आराधना की थी। इसके अलावा द्वापर युग में द्रौपदी जी ने भी अपने पतियों की रक्षा और खोया हुआ राजपाट वापस पाने के लिए, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, व्रत रखा था। तो ये सभी सनातनियों का त्यौहार है। जब हम छठ की बात करते हैं तो आपसे अनुरोध करते हैं कि इसको केवल क्षेत्र तक किसी सीमित मत समझिए। ये भगवान सूर्य देव की आराधना है। और ये छठी मैया कौन है? ये माँ कात्यायनी है। उनका आशीर्वाद प्राप्त कीजिए, माँ पार्वती जी का आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। सनातन भिन्न भिन्न क्षेत्रों में इतना विविध है, इतना खूबसूरत है कि आप समझ भी नहीं पाएंगे कि सब जो पूज रहे हैं वो सूर्य देव को ही पूज रहे हैं। और सभी एक ही जो प्रभु हैं, सभी हमारे जो प्रभु हैं, किसी न किसी रूप में, विष्णु, शिव, जो भी आप नाम दीजिए, आप पूज रहे हैं अलग अलग क्षेत्र में, अलग अलग नामों से, अलग अलग तरीकों से।
चलिए, ये तो हुई छठ महापर्व के महाभारत और रामायण काल की बात, लेकिन अब आज की कुछ तस्वीरों पर भी नजर डालें तो जगह जगह इस महापर्व का आयोजन कर इसे मनाया गया। पिंपरी चिंचवाड़ के इंद्रायणी गंगा के तट पर छठ पूजा और काशी गंगा आरती का भव्य आयोजन देखने को मिला। पिंपरी चिंचवाड़ शहर के मोशी परिसर में इंद्रायणी गंगा के तट पर विश्व श्री राम सेना सामाजिक संगठन द्वारा श्रद्धा और आस्था का प्रतीक छठ पूजा महापर्व हर्षोल्लास से मनाया गया। इस पवित्र अवसर पर भक्तों ने उगते और डूबते सूर्य को अर्घ्य देकर अपनी आस्था प्रकट की। आपको बता दें कि विश्व श्री राम सेना सामाजिक संगठन की ओर से इंद्रायणी नदी के तट को विशेष रूप से सजाया गया, जहां भक्तों ने पूरे विधि विधान से छठ मैया की पूजा की। इस भव्य कार्यक्रम में स्वामी भरतानंद सरस्वती जी महाराज, स्थानिक नागरिक उपस्थित थे। जो भक्तों का विश्वास था कि इस पूजा से उनके जीवन में सुख आएगा, समृद्धि आएगी और परिवार की खुशहाली आएगी। इस अवसर को और भी पावन बनाने के लिए विशेष काशी गंगा आरती का भी आयोजन किया गया। आरती में हजारों श्रद्धालुओं ने दीप जलाकर और भक्ति गीतों के साथ भाग लिया, जिससे पूरा वातावरण भक्तिमय और आनंदमय हो गया। आरती के दौरान इंद्रायणी नदी के तट पर भव्य दीपमाला का दृश्य देखने को मिला, जो लोगों के लिए एक विशेष आकर्षण बना। विश्व श्री राम सेना राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर लाल बाबू गुप्ता और विश्व श्री राम सेना सामाजिक संगठन के सदस्यों ने इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए सेवा कार्य किए और समाज में सामूहिक आस्था और एकजुटता का संदेश दिया। श्रद्धालुओं ने संगठन का आभार व्यक्त किया और भविष्य में ऐसी और धार्मिक योजनाओं की कामना की। इस शुभ अवसर पर राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल बाबू गुप्ता और स्वामी भरतानंद सरस्वती जी महाराज ने क्या कहा, वो भी आपको सुनाते हैं। जय श्री राम। ओम श्री षष्ठी देवी नमः। लोक आस्था का महापर्व छठ महापूजा सूर्य षष्ठी व्रत आज बड़े ही हर्षोल्लास से यहाँ संपन्न हुआ है। पिछले कई दिनों से हम यहाँ पे नदी की स्वच्छता, घाट की स्वच्छता में लगे हुए थे। आज छठ मैया की कृपा से, सूर्य नारायण की कृपा से आज हमने हर्षोल्लास से यहाँ पे छठ मैया का पूजा किया है और प्रकृति संवर्धन का यहाँ पे हमने संकल्प लिया है। साथ ही हम चाहते हैं कि यह हमारा जो राष्ट्र है वो सर्व संपन्न हो और राष्ट्र में सुख समृद्धि आदि यहाँ पर विराजमान हो। आज यहाँ पर काशी से आए हुए महंतों द्वारा हमारी जो इंद्रायणी माता है उसका भव्य काशी आरती हुआ है और यहाँ पे लोगों ने संकल्प लिया है कि हम जो यहाँ की नदी है उसे स्वच्छ रखेंगे। यहाँ पर सुदर्शन न्यूज़ चैनल के प्रधान संपादक श्री सुरेश चौहान के जी का भी संदेश आया है कि वह किसी कारणवश आज यहाँ पे नहीं आ सके हैं। कई बार यहाँ पे उनकी उपस्थिति रही है और उन्होंने भी इस नदी स्वच्छता अभियान में अपना मत प्रकट किया है। उनको भी विश्व श्री राम सेना की ओर से मैं धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से यहाँ पर अपनी उपस्थिति दी है। आज यहाँ पुणे शहर में मोशी स्थित इंद्रायणी माता के पावन तट पर छठी मैया का ये आस्था का महापर्व प्रतिवर्ष मनाते हमारे डॉक्टर लाल बाबू गुप्ता जी यहाँ पर आयोजन करते हैं। मैं हर साल आता हूँ तो मुझे बहुत खुशी होती है। तो मैं आज के दिन यही कहूँगा कि ये केवल बिहार या यूपी का उत्सव नहीं है, ये त्यौहार एक आस्था का महापर्व है और यहाँ पर्यावरण का भी ध्यान देते हैं और बहुत ही हर साल संख्या बढ़ रही है और लोग श्रद्धा भाव से यहाँ पर ये आज छठी महापर्व मनाते हैं। मैं बहुत सभी को साधुवाद देता हूँ और जहाँ जहाँ हमारे सनातनी हिंदू भाई है वहाँ पर ये आज का उत्सव मनाते हैं और इसलिए ये पुणे में मोशी में ये इंद्रायणी तट पर आज ये बड़े संख्या में लोग हैं और हर्षोल्लास के साथ ये पर्व मना रहे हैं। जी, हमारे डॉक्टर धर्मयोद्धा सुरेश चौहान के जी उनके नेतृत्व में और सिविल सोसाइटी ऑफ महाराष्ट्र कुछ जो हमारे देश के प्रति जो लोग चिंतित है ऐसे लोग आकर हमारे गणमान्य अलग अलग साधु संत है, हमारे सैनिक है और समाज सेवी है, बहुत सारे लोग हैं। ऐसे लोग एक साथ आकर
ये मुहिम चला रहे, मिशन चला रहे, तो ये बहुत आवश्यकता है, क्योंकि रोहिंग्या, अफगानी, बांग्लादेशी और पाकिस्तानी ऐसे लोग इनलीगल यहाँ पर रह रहे, कोई आवश्यकता नहीं, करोड़ों लोग हैं। और हमारे जो जाति, हमारे जो अलग अलग सलून का हो, फ्रूट का व्यवसाय हो, और सभी व्यवसाय पर इन लोगों ने कब्जा किया है। और हमारे जाति पाति आरक्षण की बहुत सारे झगड़ा लड़ाई चल रही है। इससे अच्छा है कि मैं बोलता हूँ, देश के लिए, धर्म के लिए जो घुसपैठी है, इनको बाहर निकालेंगे तो लाखों नौकरी मिल सकती है। और इसलिए ये घुसपैठी है तो सरकार ने अभियान चलाना चाहिए। फिर भी हमारे जो लोग हैं और सुरेश जी के नेतृत्व में ये अभियान चल रहा है, बहुत अच्छा, मैं समर्थन करता हूँ। और जो घुसपैठी है उनको बाहर निकालना चाहिए, ऐसा मेरा मत है। चलिए, इसी के साथ मैं जैसा कि कहा कि आपको छठ महापर्व जो है उसकी अगर बात की जाए तो छठ महापर्व जो है वो पूरे विश्व में मनाया जाता है। और उसकी शान इस तरीके से आप समझिए, ये केवल एक क्षेत्र विशेष तक ही नहीं, ये पूरे भारत के पर्व के रूप में आप इसको समझ सकते हैं, जहां प्रभु श्री राम भी इस पर्व को मना चुके हैं, माँ सीता भी इस पर्व को मना चुकी हैं, और उसी के साथ साथ द्रौपदी जी ने भी इस पर्व को मनाया था। तो छठ मैया की पूजा, सूर्य देव की जो पूजा है वो भी जो है वो सभी ने की है। तो इसका केवल एक क्षेत्र से लेना देना मत रखिए। सभी को कहूंगा, छठी मैया का आशीर्वाद सभी को रहे, सभी छठ पर्व की शुभकामनाएं तो हम देते ही हैं और सभी छठ पर्व को मनाएं। अब बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय जगत की। अमेरिका के नए राष्ट्रपति के तौर पर, दोबारा बने इसलिए नए कह रहे हैं, नए राष्ट्रपति के तौर पर डोनाल्ड ट्रंप का दूसरा कार्यकाल 20 जनवरी 2025 से शुरू होगा। जाहिर सी बात है कि व्हाइट हाउस में वो अमेरिका के लोगों के वोट के दम पर पहुंच रहे हैं, तो उन पर वोटरों से क्या वादा करने का दबाव रहेगा। अमेरिकी वोटरों का वही दबाव दुनिया में कुछ, आप सोचिए, कुछ बदल देगा, खासकर आर्थिक, रणनीतिक और कूटनीतिक मोर्चों पर। कूटनीति और रणनीति के मोर्चे पर ट्रंप क्या करने वाले हैं, इसका इशारा उन्होंने जीत के बाद अपने पहले भाषण में कर दिया है कि अब कूटनीति और रणनीति के मोर्चे पर काम वह करेंगे। वहीं अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में जीत का असर अब इस देश की विदेश नीति पर देखने की संभावना भी है, खासकर जनवरी 2025 से जब डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति पद की शपथ ले लेंगे। इस बीच चर्चा है कि आखिर रूस यूक्रेन युद्ध को रुकवाने का दावा करने वाले ट्रंप अब राष्ट्रपति बनने के बाद क्या करेंगे। इसके अलावा चीन के साथ टकराव के दौरान वे ताइवान के मुद्दे पर भी मुखर हो सकते हैं। दरअसल अपनी अमेरिका फर्स्ट नीति के तहत ट्रंप किसी भी देश की सुरक्षा के लिए खुद से आगे ना आने की बात कहते रहे हैं। ऐसे में चीन से कुछ ही दूरी पर स्थित ताइवान के लिए ट्रंप का रवैया मुश्किलें पैदा कर सकता है। ट्रंप अपनी नीतियों के तहत एशिया में अमेरिका के पारंपरिक साथियों, जिसमें फिलीपींस, दक्षिण कोरिया और जापान से संधि करने और इसके बाद ही उन्हें सुरक्षा गारंटी देने का वादा कर सकते हैं। चीन, ताइवान और उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया को लेकर भी ट्रंप का क्या रुख होगा, ट्रंप की नीतियां क्या होंगी, कई सारे सवाल अब ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के साथ उठ खड़े हुए हैं। चलिए ग्राफिक्स के माध्यम से समझते हैं कि चीन, ताइवान और उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया वाले फ्रंट को लेकर ट्रंप का क्या रुख रहेगा। बात करेंगे चीन ताइवान की। ट्रंप चीनी विस्तारवाद यानी एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी जो है ना चीन की, चीनी विस्तारवाद के खिलाफ है। ताइवान को ज्यादा ताकत देने के पक्ष में ट्रंप है, यानी ताइवान के पक्ष में ट्रंप का झुकाव हो सकता है तो चीन को मिर्ची लग सकती है, और चीन को मिर्ची लगे तो अच्छी बात है, भारत का तो हित ही है इसमें। हालांकि हम कूटनीतिक तौर पर उनसे भी अच्छे संबंध रखने का प्रयास कर रहे हैं रूस की बदौलत और रूस की मदद से, और चाहते हैं कि विश्व में शांति रहे, ये भारत का मुद्दा है। वहीं दूसरी ओर बात करें उत्तर दक्षिण कोरिया की, ट्रंप किम के बीच कभी भी खुल सकती है हॉटलाइन। ये हॉटलाइन उन दोनों के बीच में, किम जोंग उन की बात कर रहे हैं, नॉर्थ कोरिया से बातचीत के पक्ष में ट्रंप हैं। वहीं अब बात करें रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर, क्या रुख रहेगा ट्रंप का, वो पहला प्लान रहेगा, वो आपको बताएं। ट्रंप रूस यूक्रेन के बीच युद्ध रुकवाने की कोशिश करेंगे। वो कहेंगे कि भाई ये युद्ध जो है वो रुक जाए या आगे ना बढ़े। दोनों देशों की सेनाएं जहां मौजूद हैं वहीं रुकने का प्रस्ताव वह दे सकते हैं। इससे रूस को यूक्रेन के क्षेत्र में कब्जा करने में मदद मिलेगी। रूसी सेना फरवरी 2022 से यूक्रेन के काफी इलाके घेर चुकी है। यूक्रेन को नाटो की सदस्यता मिलने से रोक सकते हैं ट्रंप। पुतिन ने की थी यूक्रेन को नेटो की सदस्यता ना देने की मांग। अब देखिए दूसरी तरफ पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष को लेकर ट्रंप का रुख जो है वो रूस यूक्रेन संघर्ष के मुकाबले पूरी तरह अलग रह सकता है। वो ऐसा मत सोचिए कि जैसे रूस यूक्रेन युद्ध रुकवाना है तो यहां पर इजराइल वाले में भी ऐसा ही होगा।
ट्रंप जो है इजराइल और सऊदी अरब के कट्टर समर्थक रहे हैं। ये कोई बात इनकी छुपी नहीं है, बिल्कुल ये नरेंद्र मोदी जी की तरह हैं, साथ हैं तो हैं, नहीं है तो नहीं है। देयर इज नो गुड टेररिज्म, देयर इज नो बैड टेररिज्म, टेररिज्म टेररिज्म है, जैसा कि नरेंद्र मोदी जी कहते हैं। ऐसे में ईरान के मामले में ट्रंप का रुख और भी कड़ा हो सकता है। ट्रंप जो है मुश्किलात पैदा कर सकते हैं ईरान के लिए। इसके लिए वह इजराइल की हमास और हिजबुल्लाह के खिलाफ युद्ध का भी समर्थन कर सकते हैं। दरअसल हमास और हिजबुल्लाह दोनों को ही ईरान का प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से समर्थन जारी रहा है। इसके अलावा यमन में हूती भी ईरानी समर्थन से काफी बढ़े हैं। ऐसे में ट्रंप पश्चिम एशिया में ईरान समर्थित संगठनों के खिलाफ संघर्ष का समर्थन कर सकते हैं। इतना ही नहीं, इजराइल का समर्थन ट्रंप को रूस के खिलाफ भी अहम बढ़त दिला सकता है। दरअसल यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में रूस को बड़े स्तर पर ईरानी हथियारों पर निर्भर होना पड़ा। ऐसे में इजराइल को मजबूत करने से ईरान कमजोर पड़ेगा और इसका असर रूस की हथियारों की आपूर्ति पर भी पड़ेगा। ट्रंप रूस यूक्रेन युद्ध में भी इजराइल के युद्ध को रुकवाने का इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए, ये खबर थी, क्या जुड़ी हुई थी डोनाल्ड ट्रंप से। अब आगे भी डोनाल्ड ट्रंप से जुड़ी हुई एक और बात आपको बताते हैं। डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद नेटो पर भी काफी असर पड़ने वाला है। नेटो में शामिल यूरोपीय देशों पर दबाव बढ़ेगा, ये तय जानिए। 32 में से 9 देशों के लिए मुश्किलें जो है वो खड़ी हो सकती हैं, जो अपनी जीडीपी का 2% नाटो में खर्च नहीं करते। ट्रंप जर्मनी से अपनी 1200 सैनिकों की फोर्स हटाने पर विचार कर सकते हैं, यानी नेटो को लेकर बड़े बदलाव मुमकिन है। 2 चीजें बहुत महत्वपूर्ण हैं और 2 ऑप्शंस में से ट्रंप कोई एक चीज अपना सकते हैं। पहला कि वो जर्मनी से अपना आर्टिलरी बेस हटा भी सकते हैं और दूसरा ये कि अपनी सेना को ट्रंप किसी और देश में शिफ्ट भी कर सकते हैं। और जाहिर सी बात है कि अगर अमेरिका आने वाले समय में ग्लोबल रिस्पॉन्सिबिलिटी का श्रिंक करने की कोशिश करता है तो बहुत बड़े स्तर पर इसका असर देखने को मिलेगा। आइए अब आपको बताते हैं कि ट्रंप की जीत का नेटो पर क्या असर रहेगा, ये भी आप जान लीजिए। नेटो में शामिल यूरोपीय देशों पर जो है प्रभाव जो है वो बढ़ेगा। अब जानिए, 32 में से 9 देशों के लिए मुश्किलें जो हैं वो बढ़ सकती हैं। जो अपनी जीडीपी का 2% नेटो पर खर्च नहीं करते, उनको अब खर्च करना पड़ेगा। ट्रंप जर्मनी से अपने 12,000 सैनिक, 1200 से 12,000 का जो आंकड़ा है, सैनिकों को हटा सकते हैं। जर्मनी से मिलिट्री बेस दूसरी जगह वो शिफ्ट कर सकते हैं। तो ग्राफिक्स के जरिए आप धीरे से इसको समझ पाएंगे कि भाई जर्मनी से अपना मिलिट्री बेस शिफ्ट कर सकते हैं। 2% जीडीपी का जो नेटो पर खर्च नहीं करते फिर भी नेटो के मेंबर्स हैं, उनके लिए मुश्किलें यहां पर बढ़ सकती हैं कि भाई खर्च करना पड़ेगा। ट्रंप जर्मनी से अपना आर्टिलरी बेस भी हटा सकते हैं। तो ये एक तरीके से आर्या पार वाले व्यक्ति हैं कि भाई साथ हो तो साथ दो, नहीं तो फिर दूर रहो। इनका बड़ा क्लियर स्टैंड रहता है, इसलिए ट्रंप की लीडरशिप भी, उनकी स्टेटमेंटशिप के लिए वो जाने जाते हैं और ये उनकी एक अलग पहचान है, जिसके कारण वो मशहूर हैं और वो इसीलिए विवादों में भी फंसे रहते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करेंगे। ये तो हमने ट्रंप की बात की, ट्रंप के बारे में विस्तार से आपको बताया और ट्रंप का असर क्या होने वाला है। अब बात करेंगे जम्मू कश्मीर की। उमर अब्दुल्ला के मुख्यमंत्री बनने के बाद जम्मू कश्मीर में वही हुआ जिसका देश को डर था। धारा 370 का जिन्न एक बार फिर बाहर निकल कर आया है। कल तक 370 पर बातें टालने वाले मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने अचानक से विधानसभा में 370 को फिर से बहाल करने का प्रस्ताव पारित कर दिया। दरअसल जम्मू कश्मीर विधानसभा सत्र के तीसरे दिन अनुच्छेद 370 की बहाली का प्रस्ताव पास किया गया। बीजेपी विधायकों के विरोध के बीच डिप्टी सीएम सुरेंद्र कुमार चौधरी ने यह प्रस्ताव विधानसभा में रखा है, जिसे सत्तारूढ़ नेशनल कॉन्फ्रेंस यानी एनसी और कांग्रेस का समर्थन मिला। बीजेपी विधायकों ने इसे राष्ट्र विरोधी एजेंडा बताते हुए 5 अगस्त जिंदाबाद और जहां हुए बलिदान मुखर्जी वह कश्मीर हमारा है के नारे लगाए हैं। बीजेपी नेताओं ने आरोप लगाया कि अब्दुल्ला परिवार और नेशनल कॉन्फ्रेंस यानी एनसी लोगों को भावनात्मक तौर पर ब्लैकमेल करने के लिए ये प्रस्ताव पास कर रहे हैं, जबकि अनुच्छेद 370 हटाने का फैसला फाइनल है। इस पूरे मामले पर पीडीपी, पीपल्स कॉन्फ्रेंस और सीपीआई-एम के सदस्यों ने भी ध्वनि मत के दौरान प्रस्ताव का समर्थन किया। प्रस्ताव पारित होने के बाद सत्तारूढ़ एनसी ने कहा कि उसने अपने घोषणा पत्र के वादों में से एक को पूरा किया है। विधानसभा में प्रस्ताव पारित होने के बाद डिप्टी सीएम सुरेंद्र कुमार चौधरी ने कहा कि एनसी नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार ने सिर्फ विशेष दर्जे की वकालत की है, जिसे 2019 में छीन लिया गया था।
यदि बीजेपी के नेता भी नार्को टेस्ट करवाएंगे तो यही पता चलेगा कि वह भी ऐसा चाहते हैं। वहीं दूसरी तरफ इस प्रस्ताव को पास करने के लिए बीजेपी नेताओं ने विधानसभा अध्यक्ष की भी कड़ी आलोचना की है, क्योंकि इस प्रस्ताव को ध्वनिमत से विधानसभा में पास करा दिया गया। विपक्ष के नेता सुनील शर्मा सहित भाजपा सदस्यों ने प्रस्ताव का विरोध करते हुए कहा कि यह सूचीबद्ध कार्य का हिस्सा नहीं है। उन्होंने कहा कि हम इस प्रस्ताव को खारिज करते हैं। तो वहीं बीजेपी विधायक श्याम लाल शर्मा ने आरोप लगाया कि प्रस्ताव अध्यक्ष की मिलीभगत से एक गेस्ट हाउस में तैयार किया गया था। शर्मा ने कहा कि जम्मू कश्मीर के लोगों का जनादेश 370 को हटाने के पक्ष में था, क्योंकि हमें 26% वोट मिले थे जबकि एनसी को 23% वोट मिले थे। इस दौरान क्या कुछ प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, आइए आपको वो सारी प्रतिक्रियाएं भी सुनाते हैं। हाँ ठीक है, वो ऑनरेबल स्पीकर साहब के रूल जो होंगे वो तो रूल के मुताबिक हाउस को चला रहे हैं, लेकिन बीजेपी वालों को कोई रोल का कोई एहसास नहीं है। रोल के बारे में वो कुछ नहीं जानते हैं। जिस तरह वो हाउस में टेबल पे चढ़े, शोर शराबा किया। ठीक है, आपको अपनी बात बोलनी है, अपनी सीट पे जाके अपनी बात जो है वो आप बता सकते हो, ये जमहूरी आपका हक है। लेकिन जिस तरह आप ये करते हो, गुंडागर्दी, कागज फाड़ते हो, फिर टेबलों पे चढ़ते हो, सेक्रेटरी के कुर्सी पे बैठते हो, वो रूल्स में अलाउड नहीं है। मैडम ये भी सवाल ये बिल्कुल लीगल है। आपने खुद देखा होगा कि किस तरह से कल भाजपा के लोगों ने जो है उन्होंने सेक्रेटरी साहब की कुर्सी, हत्ता कि वो स्पीकर साहब, ऑनरेबल स्पीकर साहब की कुर्सी तक को हाईजैक करना चाहते थे। हमने जो है बिल्कुल जमहूरी तरीके से, जिस वक्त सेशन का जो शेड्यूल जिस वक्त अनाउंस हुआ, उस वक्त हमने असेंबली सेक्रेटरीट को अप्रोच किया। हमने कहा कि हम 370 और 35A और जो 5 अगस्त का जो फैसला लिया गया, हम उस सिलसिले में एक रेजोल्यूशन लाना चाहते हैं। लेकिन उस वक्त हमें कहा गया कि कोई प्रोविजन नहीं है, ये एक छोटा सा एक मुख्तसर सा सेशन है। उसके बाद हमने बात करने की कोशिश की, हमें बात करने का मौका नहीं दिया गया। इसके अलावा हमारे पास क्या बचता था? अगर भाजपा के लोग टेबलों के ऊपर खड़े होके और वो स्पीकर साहब या सेक्रेटरी साहब की कुर्सी तक को हाईजैक करेंगे, तो क्या हमें एक सिंपल बैनर शो करने का हक नहीं है? आज राहुल गांधी साहब से यहाँ से सवाल पूछना चाहता हूँ। जिस कांग्रेस के मेंबर्स ने आज 370 वापसी का रेजोल्यूशन का आज समर्थन किया है, ये एक शर्म की बात है। ये देश को शर्मसार करती है। देश की इतनी बड़ी पार्टी, देश का इतना बड़ा दल आज हमें जवाब दे। कांग्रेस पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार ने जम्मू कश्मीर के अंदर पाकिस्तान के एजेंडे को, आतंकवादियों और अलगाववादियों के एजेंडे को दोबारा जिंदा करने की कोशिश और साजिश की है। जम्मू कश्मीर की विधानसभा का धारा 370 से कोई लेना देना नहीं है। जिस प्रकार चोरी छिपे धारा 370। देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कश्मीर की पार्टियां सब जम्मू कश्मीर का माहौल खराब करना चाहती हैं, और विशेष करके ये विडंबना तो ये है कि जिस प्रकार से स्पीकर नेशनल कॉन्फ्रेंस के एजेंट के रूप में वहां पर काम कर रहे हैं, उससे माहौल खराब हुआ। कल भी सरकार की तरफ से जो सप्लीमेंट्री एजेंडा था, जो कि एजेंडे के बीच में नहीं था, उसको ला करके तो वहां पर प्रस्ताव जो कहा गया उसमें माहौल खराब हुआ। तो उसके बाद ही ये जो स्पीकर ने भी ध्वनि मत से, जब कांग्रेस का कोई रुख स्पष्ट नहीं था, वो अपनी सीट्स पर बैठे थे, तो इस प्रकार का ध्वनि मत से जो पास करने का, उसके बाद स्थितियां बिगड़ी। और आज भी जिस प्रकार से इन्होंने बीजेपी के विधायकों को मार्शल द्वारा ये गुंडागर्दी का एक परिचय दिया है, वो भी असहनीय है। देखिए, हम ये कहेंगे कि देर आए दुरुस्त आए, और आज पीडीपी ने ये साबित किया कि नंबर मैटर नहीं करते हैं। अगर अपोजिशन के पास एक आदमी हो, 2 हो, 3 हो, तो वो अगर उनकी नीयत साफ हो, उनके पास अपना एक क्लियर कट एजेंडा हो, उनका इंटेंशन बिल्कुल ईमानदार हो, तो वो एक मेजॉरिटी वाली जमात को, सरकार को मजबूर कर सकते हैं कि जो जम्मू कश्मीर के लोगों की जो ख्वाहिशात हैं, जो उनकी कमिटमेंट है सरकार की, कि उसको पूरा करना है। तो
मुझे लगता है कि जो वहीद पर्रा ने इनिशिएट किया और जिस वक्त उसको उमर साहब ने कहा कि ये प्रोपेगेंडा है, कैमरा के लिए हो रहा है, तो आज मुझे लगता है ये पीडीपी की ही मेहनत का और उनका जो उन्होंने उस वक्त ये मसला उठाया उसका नतीजा है कि आज जो वजीर आला ने कहा कि ये प्रोपेगेंडा है, कैमरा के लिए किया जाता है, हाफ हार्टेडली, आई विल से हाफ हार्टेडली, दिल बर्जास्ता होकर उन्होंने क्योंकि जो रेजोल्यूशन लाया है अनफॉर्चुनेटली उसमें कहीं भी ये नहीं कहा गया कि हम मुखालिफत करते हैं 2019 में जो फैसला हुआ है, न ये कहा गया है। संविधान का गला घोटने का दुस्साहस इंडिया अलायंस ने जम्मू कश्मीर में किया। जम्मू कश्मीर के वो दृश्य जिसमें भारत के संविधान की धज्जियां उड़ाते हुए आदिवासी अधिकारों, दलितों के अधिकारों और महिलाओं के अधिकारों का हनन करने का दुस्साहस कांग्रेस लेड इंडिया अलायंस ने जो किया, एक जागृत भारत उस दुस्साहस को बर्दाश्त नहीं करेगा। जिस रेजोल्यूशन को इंडिया अलायंस ने कल पारित किया उसके अंतर्गत वो जम्मू कश्मीर में भारत के संविधान के खिलाफ एक नई जंग लड़ते हुए दिखाई देते हैं। आज मैं इंडिया अलायंस के नेताओं से पूछना चाहती हूं कि भारत की पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय सबको मान्य है, उस निर्णय का अपमान, उस निर्णय की अवहेलना करने का अधिकार कांग्रेस को, एनसी को देश में किसने दिया? चलिए इसी के साथ आगे दीजिए, समय इतनी अनुमति देता है आपके साथ संवाद करने की। कल फिर आएंगे, नए मुद्दे होंगे, नई बातें होंगी और आपके लिए मैं शिवमदत्त मेहता फिर से आऊंगा नई खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे यानी शिवमदत्त मेहता को और मेरी पूरी टीम को आगे दीजिए। हम सभी की तरफ से आप सभी को जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।